रानी शर्मा का नमस्कार। वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी की चौथी श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम उस महिला की बात करेंगे जो एक समाज सुधारक थी, जो एक फेमिनिस्ट थी और जिन्होंने महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा अर्पित कर दिया और जो इस भारत में पहली पंडिता की उपलब्धि पाने वाली वो महिला थी और आर्य समाज महिला सभा का जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आज हम उन्हीं को बारे में बात करेंगे जिनका नाम है पंडिता रमाबाई सरस्वती। रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1898 में हुआ और किसके घर हुआ? वो भी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री अनंत डोंगरे के घर में, जो बहुत बड़े एक स्कॉलर थे, विद्वान थे संस्कृत भाषा के। और वो हमेशा यही चाहते थे कि जित स्त्रियों को, महिलाओं को इन संस्कृत का या उनको शिक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे उनको भी शिक्षा दी और अपनी पुत्री रामाबाई डोंगरे को भी बहुत संस्कृत की शिक्षा दी। उनके जो पिता थे वो औपचारिक रूप से भी महिलाओं को शिक्षा देना चाहते थे, परंतु उस वक्त के समाज में ये चीज़ें इतनी को अहमियत नहीं दी जाती थी और काफ़ी जगह तो इन चीज़ों की मनाही भी थी। उनके पिता भारत के अलग अलग शहरों में जाकर संस्कृत भाषा के पुराणों की कथा तथा तीर्थ स्थानों पर उनका वाचन करते थे और उनकी जीविका का यही साधन था। परंतु वे सदा महिलाओं को शिक्षित करने का समर्थन हमेशा करते थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी और बेटी दोनों को संस्कृत पढ़ाई। और ये जो लक्ष्मीबाई थी वो उनकी दूसरी पत्नी थी। कहते हैं कि जो उनकी पहली पत्नी थी उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उनको भी शिक्षित किया जाए, लेकिन वो इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं हुई। पर उनकी मृत्यु के बाद जब उन्होंने दूसरी शादी करी लक्ष्मीबाई से, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा देनी शुरू करी। और जब रमाबाई हुई तो उनको भी उन्होंने शिक्षा दी और वो इसके कारण हुआ ये कि वो अपने पिता के साथ रहकर उनको पुराणों का ज्ञान इतना अच्छे से हो गया कि वह पुराणों का ज्ञान और प्रवचन में माहिर हो गई। उनकी माता संस्कृत की शिक्षिका बनी जो छोटे लड़कों को पढ़ाती थी। उस वक्त पे लड़कियों को वो नहीं पढ़ा सकती थी, लेकिन रूढ़िवादी समाज को ये भी पसंद नहीं था कि एक स्त्री शिक्षिका उनके बच्चों को पढ़ाए। इस कारण भी अनंत शास्त्री अपने परिवार को एक शहर से दूसरे शहर में घुमाते रहते और पुराणों की कथा का वाचन करते हुए अपनी जीविका चलाते रहते थे। और ऐसी बात नहीं थी कि ये परिवार संपन्न नहीं था, ये परिवार उस वक्त भी काफ़ी संपन्न था। 1877 में अचानक रमाबाई के माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई। ये एक अनहोनी थी और जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उस वक्त पे उनके 4-5 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से कोई बचा नहीं। उनका एक छोटा भाई बचा जिसका नाम था श्रीनिवास डोंगरे और वो उनके साथ था। दोनों बहन भाई भी जैसे पिता जगह जगह घूमकर अपने पुराणों का कथा और वाचन करते थे, उसी प्रकार इन दोनों ने भी अपने वाचन से ही अपनी जीविका चलानी शुरू करी। और रमाबाई इतनी माहिर हो चुकी थी कि वो बड़ी से बड़ी भीड़ को भी बड़ी आसानी से अपने प्रवचनों से उनको मोहित कर लेती थी। क्योंकि महिलाओं को सबके सामने आने की मनाही थी, तो वे उनके घरों में जाकर भी उनको शिक्षा और उनको प्रवचन देकर आती थी। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और ये बात जब कलकत्ता के पंडितों को पता चली और उन्होंने सुनी, तो उन्होंने रमाबाई को कलकत्ता आमंत्रित
किया और उनको बोला कि आप संस्कृत में यहाँ पर आके एक भाषण दीजिए। और उस वक्त जब वो वहाँ पर गई और उस सभा में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो डब्ल्यू हंटर थे वो भी आए हुए थे, जो रमाबाई के बारे में बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि उनका जो अखबारों ने, भारतीय अखबारों में उनके बारे में बहुत लिखा जाता था और उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। रमाबाई ने अपना भाषण संस्कृत भाषा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में दिया। बहुत उस भाषण को बहुत सराहा गया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें उस वक्त पंडिता और सरस्वती की उपाधि से नवाजा। संस्कृत का ज्ञान और उस पर उनकी उपलब्धियां जो थी वो बहुत सराहनीय थी। इसके बाद उन्हें उनकी बंगाली और क्रिश्चियन संपन्न लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके भाई श्रीनिवासन संस्कृत के विद्वानों से बहुत प्रभावित थे, परंतु रमाबाई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उनको लगता था कि इनका पूजा करने का ढंग अलग है, इनके समाज में महिलाओं का आदर सत्कार होता है और उनको काफ़ी हद तक समानता का अधिकार भी दिया जाता है। और जब वो प्रभावित हुई तो हमेशा इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करती थी कि हमको जो चीज़ें अच्छी हैं किसी भी धर्म में हो उसको हम अपनाएं, लेकिन हमारा हिंदू रूढ़िवादी समाज इन चीज़ों को नहीं मानता था। केशव चंद्र सेन ने ये देखते हुए, उनका जो झुकाव था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने उनको वेदों की कॉपी, हिंदू साहित्य की किताबें भेंट कर उन्हें पढ़ने को कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु धीरे धीरे जो हमारे समाज में इन हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ आ चुकी हैं उनका सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और जब उन्होंने ये अपने जो हिंदू साहित्य पढ़ा उसके ऊपर उनके बहुत प्रश्न आए और उनकी जो रूढ़िवादी जो चीज़ें थी उनको वो हटाने की उन्होंने बहुत चेष्टा भी करी, लेकिन वो सफल ना हो पाई, क्योंकि ये बातें वाद विवाद और तर्क में ही रह जाती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई विपिन चंद्र माधवी से, जो साइटल डिस्ट्रिक्ट स्कूल के ऑर्गेनाइज कमेटी में थे, क्योंकि इस वक्त पे रमाबाई को जगह जगह भाषण देने के लिए बुलाया जाता था और उनके जो विचार थे वो सभी के सामने रखने का उनको मौका मिलता था। परंतु अनहोनी को कौन टाल सकता है। 1880 में उनके भाई श्रीनिवास की मृत्यु हो गई। एक इकलौता सहारा था उनका भाई, उनके साथ था, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस वक्त पे रमाबाई बिल्कुल अकेली हो गई और 13 नवंबर 1880 में उन्होंने विपिन चंद्र माधवी से इंटरकास्ट सिविल मैरिज कर ली, जो उस वक्त पे बहुत ही मुश्किल समय था उनके लिए और जिसको समाज नहीं मानता था। और 16 अप्रैल 1881 में उनकी पुत्री हुई, जिसका नाम मनोरमा रखा गया। इस वक्त रमाबाई ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने संस्कृत की निंदनीय हालत पर सबको, निंदनीय हालत जो थी संस्कृत की उसको दर्शाया, और ये कविता उन्होंने ओरिएंटल कांग्रेस जो बर्लिन में हो रही थी वहाँ भेजा और इसका अनुवाद कर उससे बर्लिन में पढ़ा गया और रमाबाई के बारे में भी बताया गया और इस बात को सराहा गया। और एक भाषा के ऊपर उन्होंने बताया कि इतनी अच्छी भाषा जिसका धीरे धीरे क्या असर हो रहा है समाज पर और किस तरह से ये ख़त्म होती जा रही है, उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। उनका जो दुर्भाग्य था वो साथ नहीं छोड़ रहा था। तो उस वक्त 4 फरवरी 1882 उनके पति विपिन चंद्र माधवी की कॉलरा से मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और परिवार ने उनको कोई सहारा ना दिया, क्योंकि
इंटरकास्ट और सिविल मैरिज थी जो समाज ने मानी ही नहीं थी, और उनका परिवार कैसे मान लेता, और वो इस वक्त पे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उस वक्त पे वो इतनी दुख में थी कि उनकी चचेरी बहन थी, उनकी जो कज़न थी, उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था सहायता का, लेकिन वो उसको ले नहीं पाई और वो बहुत अपनी ही मुश्किलों से जूझती हुई वापस पूना आ गई। और पूना वापस आकर उन्होंने सबसे पहले महिला आर्य समाज की स्थापना करी, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रभावित थी और इसके अंदर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो काफ़ी चीज़ें जो महिलाओं के बारे में वो देखती थी और क्रिश्चियन महिलाओं के ऊपर भी देखती थी कि ऐसे जो अत्याचार उनके ऊपर हिंदू महिलाओं पर होते थे, सिर्फ उनको चार दीवारी के अंदर उनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, वो उसको छोड़कर उन्होंने उस आर्य महिला समाज में भी इसके में परिवर्तन लाने की कोशिश करी थी और उनको अमल भी कराया, जिसमें महिलाओं का उद्धार था, शिक्षा थी और बाल विवाह के कुछ नियम भी लागू किए। 1882 में हंटर कमीशन जो बनाया गया था, जिसमें शिक्षा के स्तर पर कई चर्चाएं हुई थी और उसमें रमाबाई को भी बुलाया गया बोलने के लिए, भाषण के लिए। रमाबाई गई और उन्होंने सबूतों के साथ उन महिलाओं की हालातों का वर्णन किया और सभी समाज के सामने, सबके सामने रखा कि क्या हालत है महिलाओं की। उन्होंने कहा कि 100 में से 99 शिक्षित पुरुष महिलाओं की शिक्षा और समानता नहीं चाहते। वे उनकी जो महिलाओं की छोटी छोटी गलतियां हैं उनका राई का पहाड़ बनाकर उन्हें वापस भेज देते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हों। उन्होंने उनको सुझाव भी दिया कि हमारे यहाँ महिला शिक्षिकाएं होनी चाहिए, महिला स्कूल इंस्पेक्टर होने चाहिए, जिससे उनको जो उनकी मुश्किलें हैं जो महिलाओं की, वो उन सब के सामने आए और उनके ऊपर कोई ना कोई हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा और उनको इसकी भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि केवल मरीजों की देखभाल का काम महिलाओं को दिया जाता था और उनको मेडिकल कॉलेज में उनकी दाखिला नहीं होता था। और ये बात उन्होंने किसी भी तरह क्वीन विक्टोरिया तक किसी हालत में पहुंचाई और लॉर्ड डर्फिन ने वुमेन मेडिकल मूवमेंट चलाई। जब उनको ये बात क्वीन विक्टोरिया तक पहुंची तो उसके ऊपर इनकी कार्रवाई शुरू हुई और उनको एक मूवमेंट चलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। और उन्होंने इसमें काफ़ी जो मिशनरी वर्क थे उनके साथ महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी बहुत काम किया। उनकी पहली किताब, जिसका नाम था स्त्री धर्म नीति, वो 1882 में छपी और उस किताब की आमदनी से जो उनके पास राशि आई, उससे वो ब्रिटेन में गई अपना मेडिकल ट्रेनिंग के लिए, परंतु उनके बहरेपन के कारण उन्हें वहाँ दाखिला नहीं मिला। फिर वे वहाँ रही और उन्होंने वहाँ ईसाई धर्म को अपना लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह रूढ़िवादी हिंदू धर्म में, जिसमें महिलाओं का कोई अधिकार मौजूद नहीं, ये बात उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में भी लिखी। उनकी पहली अंग्रेजी भाषा में लिखी ये किताब उनकी पहली अंग्रेजी भाषा में थी, जो उन्होंने अपने चचेरे भाई डॉक्टर जोशी को समर्पित की। इस किताब में उन्होंने हिंदू महिलाओं के जीवन के सबसे काले पहलुओं को दिखाया कि जो महिलाएं हैं उनके जो हालात हैं उनके ऊपर उन्होंने इसके बारे में लिखा। 1886 में
वह अमेरिका में डॉक्टर रैचेल बॉडले के आमंत्रण पर गई, जो डीन ऑफ वुमेन मेडिकल कॉलेज थे। वहाँ उनकी जो चचेरी बहन थी, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी, जिनका नाम था आनंदीबाई जोशी, की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। वो वहाँ गई और वहाँ पर उनकी वो जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वो अटेंड करी और करीब 2 साल वे वहाँ रही। और इस समय उन्होंने कई टेक्स्ट बुक्स का अनुवाद किया और यूएस तथा कनाडा में काफ़ी लेक्चर्स दिए। अपनी किताबों और भाषणों से उन्होंने कुछ धनराशि एकत्रित की, जो करीब 60,000 रुपये उस वक्त पर थे, और जिससे उन्होंने बाल विधवाओं के लिए भारत आकर स्कूल खोला। अमेरिका के में जो उन्होंने भाषण दिए, वहाँ की महिलाओं का उन्हें बहुत सपोर्ट मिला और उनको बहुत सराहाया गया। 1888 में जब वो भारत लौटी, उसके बाद उन्होंने भारतीय महिलाओं के सुधार के ऊपर बहुत काम करने शुरू किए। 1853 में उन्होंने WCTV वुमेन क्रिश्चियनिटी टेम्परेंस यूनियन की भारतीय संघ में भी काम किया। अमेरिका से वापस आने पर शारदा सदन बाल विधवाओं के लिए जो उन्होंने खोला, यहाँ उन्होंने कोई इस बात की शर्म महसूस नहीं की कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, और इसमें उन्होंने कई बालिकाओं को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, जिसके कारण पुनः हिंदू समाज ने उन्हें बाहर कर दिया और उनकी कोई सहायता नहीं की। पर वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर एक ज़मीन लेकर एक शांत वातावरण में एक स्कूल और एक आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने बच्चों को, जो बच्चियां थी, उनको वहां पर रखा, उनको उनकी शिक्षा दी, उनको सारी जो मुश्किलें जो वो झेल रही थी उनको दूर करने की उन्होंने कोशिश करी। 1896 में अकाल के समय, जब 1896 में अकाल पड़ा, उस वक्त पर वो बैलगाड़ी में घूम घूम कर उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया, बाल विधवाओं को इकट्ठा किया, अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया, पीड़ित महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें एक स्थान पर रखा गया जिसका नाम था मुक्ति मिशन। और उस मुक्ति मिशन में उन्होंने बहुत कार्य किए, जिसमें उस 1900 में, जब तक उन 4 साल के अंदर अंदर उनके पास 1500 बच्चे बड़े सब वहाँ पर उनके पास मुक्ति मिशन में रहते थे। 100 पशु भी उस मुक्ति मिशन का हिस्सा थे। वह 7 भाषाओं की ज्ञाता थी, बहुत उनको पढ़ने का बहुत शौक था और वो जितना चाहती थी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान वो लेना चाहती थी। उन्होंने बाइबल को मराठी में अनुवाद किया और आज भी पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन चल रहा है, जहां उन्हें घर, शिक्षा, व्यावसायिक परीक्षण आदि की ट्रेनिंग मिलती है। जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं और जो अंधे हैं, उनका सदा साथ दिया उनकी बेटी मनोरमा ने। वह शारदा सदन की पहली प्रिंसिपल रहीं और 1912 में क्रिश्चियन हाई स्कूल की गुलबर्ग, जो अब कर्नाटक में है, की शुरुआत की। 1920 में रमाबाई का स्वास्थ्य नीचे गिरने लगा। उन्होंने सारी जिम्मेवारियां अपनी बेटी को दी और वो चाहती थी कि मेरे बाद मेरी बेटी ही इन सब की कुछ चीज़ों को संभाले और महिलाओं के समाज के लिए आगे कार्य करे। परंतु दुर्भाग्यवश 1921 में मनोरमा की भी काफ़ी निधन हो गया। देखिए, दुर्भाग्य का जो समय का कोई पता नहीं चलता, और दुर्भाग्य उनके जैसे हर पल भगवान चाहता है कि उनकी परीक्षाएं लेते लेते वो उनका जीवन, ये अपनी परीक्षाएं देते देते थक गया। भगवान लेता रहा और वो देती रही। परंतु उनको, इस रमाबाई को
इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा और 9 महीने बाद 5 अप्रैल 1922 में अपनी बीमारी से क्षतिग्रस्त हो 63 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चली। इस वीरांगना ने बहुत मुश्किलें सही लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें समाज ने भी जो साथ ना दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रकृति ने भी उनका साथ नहीं दिया, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर एक मुश्किल से एक नया पाठ सीखती और वो आगे बढ़ती रही। वो एक भारत की पहली फेमिनिस्ट थी जो महिलाओं के लिए लड़ी थी, और वो जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी थी, उनको समानता के लिए लड़ी थी, और जो बालिकाएं थी उनके उद्धार के लिए लड़ी थी। बाल विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किए उन्होंने। 1999 में पंडित रमाबाई को भारत सरकार ने एक उनके नाम का एक टिकट जारी किया। इस समाज सुधारक महिला को, जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की समानता के लिए इतना कार्य किया, मैं उस महिला को शत शत नमन करती। फिर हम अगले एपिसोड में एक और भारतीय वीरांगना को बारे में जानेंगे। तब तक के लिए रानी शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।